हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू द यूट्यूब योरपेडिया हेयर। आई एम विनीश शर्मा, योर मेंटर ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। सो जैसे कि आपको पता है, ओडिशा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में आपके पास यहाँ पे काफ़ी सारी वैकेंसीज आउट ऑफ यहाँ पे करी है रिलेटेड टू दी इन्वायरमेंट असिस्टेंट इन्वायरमेंटल इंजीनियर आपके पास यहाँ पे, ठीक है, या फिर आपके पास साइंटिस्ट पोस्ट के लिए। अब इस केस में हमारे पास यहाँ पे इस पर्टिकुलर वीडियो में जो मैं आपके पास बात करने वाला हूँ, ये आपके पास हीट ट्रांसफर सब्जेक्ट से रिलेटेड हम बात करेंगे। ओके, अब हीट ट्रांसफ़र जो है वो आपको पता ही है, आपने सिलेबस भी चेक करा होगा। हीट ट्रांसफ़र एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट वहाँ पे रहने वाला है, जो कि मैकेनिकल इंजीनियर या फिर आपके पास केमिकल इंजीनियरिंग के लिए होता है, ठीक है। जिसमें आप देखोगे आपके एग्जाम में जो 90 मार्क्स का आपके पास यहाँ पे, उसमें से 15 मार्क्स जो है वो हीट ट्रांसफ़र में आपके पास यहाँ पे कैरी कर रहा है। तो आप एक तरह से देख सकते हो कि जो 1/6 पेपर हमारे पास है वो हीट ट्रांसफ़र में से कंप्राइज यहाँ पे रहने वाला है। अब आपके पास यहाँ पे अगर हम बात करें, हीट ट्रांसफ़र एक ऐसा सब्जेक्ट है, बिल्कुल सिंपल सा सब्जेक्ट आपके पास यहाँ पे रहेगा। थोड़ा सा आपके पास मैथमेटिकल फॉर्मूलाज इसमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। लेकिन आप ये मत सोचना कि आपके पास इसको समझना बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है ना। हीट ट्रांसफ़र एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप बहुत आराम से समझ सकते हो, क्योंकि इस केस में आपके पास हम कुछ एनालॉजी स्टडी करते हैं। मतलब कि आपके पास आप एक चीज़ देखोगे, जो हीट ट्रांसफर हम जो पढ़ने वाले हैं, हीट एंड मास ट्रांसफर, इसमें आपके पास जितने भी कंसेप्ट आप देखोगे उसको हम इलेक्ट्रिकल एनालॉजी से रिलेट करते हैं, जिससे कि आपके पास एक लिंक क्रिएट हो जाए और आपको समझने में आसानी यहाँ पर। ओके, सेकंड, अगर हम बात करें प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मैं आपको बताऊंगा अभी, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस आपको देखने को मिलती है हर एक जगह, हर एक डिवाइस में, हर एक मशीन में आपके पास हर एक स्ट्रक्चर में हीट ट्रांसफर अपना रोल प्ले करता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो बात करेंगे इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट में, वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से रिलेटेड ही आपके पास यहाँ बात करेंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना। नेक्स्ट, अब आपके पास जैसे एग्जाम में आपको बोला हुआ है कि जो क्वेश्चन का जो लेवल्स रहेगा वो इजी, मॉडरेट या फिर टफ आपके पास रह सकता है। तो अब इस केस में आप ये भी ऑब्जर्व करोगे कि हमारे पास जो हाई लेवल के जो क्वेश्चंस होंगे यहाँ पर, ठीक है ना, वो आपके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर केमिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए मॉडरेट लेवल के हो सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास अगर कोई कैंडिडेट है जो कि सिविल इंजीनियरिंग से है या फिर आपके पास अदर देन मैकेनिकल केमिकल है, उनके लिए जो हार्ड क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है वो मैकेनिकल और केमिकल स्टूडेंट्स को मॉडरेट लेवल का लग सकता है, ठीक है, ये आप ध्यान रखोगे। सेकेंड, अगर हम बात करें आपके पास फ्रेम कहाँ से क्वेश्चन हो सकता है, फ्रेम आपके पास जो क्वेश्चन होगा वो एक न्यूमेरिकल बेस्ड आपके पास यहाँ पे हो सकता है, या फिर कंसेप्चुअल बेस्ड आपके पास यहाँ पे हो सकता है, रिलेटेड टू कन्वेक्शन पार्ट या रिलेटेड टू आपका रेडिएशन पार्ट। ओके ना, तो ये हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो आपके पास यहाँ पे ज़्यादा डिले नहीं करते, शुरू करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो को। अब इस केस में सबसे पहले देखो, आपके पास यहाँ पे मैं कुछ टॉपिक्स कवर अप करूंगा इस पर्टिकुलर वीडियो में आज की क्लास में। फिर उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे कि किस ढंग से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, इजी लेवल के, टफ लेवल के या फिर मॉडरेट लेवल के आपके पास, ठीक है। अब इस केस में अगर आप देखोगे तो इस केस में हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं, हम यहाँ पे बात करने वाले हैं बेसिक कंसेप्ट के बारे में, ठीक है। अब जैसे कि आप इसमें पढ़ते हो कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, तो मैं कन्वेक्शन और रेडिएशन में अभी यहाँ पे नहीं जाने वाला। अभी जस्ट मैं आपको बताऊंगा कंडक्शन के बारे में, बिकॉज ये एक डेमो लेक्चर की तरह आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो, ठीक है ना। तो इस केस में आप पूरा डिटेल में मैं नहीं जाने वाला हूँ, बस बेसिक्स आपके पास मैं रखूंगा ताकि आपको समझने में आसानी रहे। अब यहाँ पे नेक्स्ट बेसिक कंसेप्ट के साथ साथ हम पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से डिफरेंट मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर हमारे पास यहाँ पे होते हैं। सेकंड, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म हम यहाँ पे स्टडी करेंगे कंडक्शन के अंदर, जो कि होती है थर्मल कंडक्टिविटी। जिस तरह से आप इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पढ़ते हो, सेम केस में हीट ट्रांसफर सब्जेक्ट में हम थर्मल कंडक्टिविटी की बात करते हैं। ओके, नेक्स्ट आपके पास हम यहाँ पे बात करेंगे कि इस सब्जेक्ट की प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस आपको कहाँ पे देखने को मिल सकती है। ओके, तो ये कुछ हमारे पास टॉपिक रहने वाले हैं जो कि हम कवर अप करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले शुरुआत अगर हम करें तो इस केस में आप देखोगे कि सिलेबस क्या क्या मेंशन आपको कर रखा है। तो आप यहाँ पे देखोगे ना, काफ़ी कुछ मेंशन कर रखा है, बट ऐसा नहीं है। जो हीट ट्रांसफर के अंदर जो टॉपिक्स हमारे पास होते हैं, लिंक्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। जैसे आप देखोगे जो मैंने कलर्स, डिफरेंट कलर्स जो यहाँ पे यूज़ कर रखे हैं, हर एक कलर आपके पास एक डिफरेंट चैप्टर को रिलेट कर रहा है। जैसे कि आपके पास जो फंडामेंटल ऑफ हीट ट्रांसफर हो गया, जिसमें मोड ऑफ हीट ट्रांसफर की बात हुई है, फोरियर लॉ की बात हुई है, कंडक्शन विद गवर्निंग लॉज, 1D कंडक्शन, एक्सटेंडेड सरफेस, ये सब के सब कंडक्शन चैप्टर का पार्ट आपके पास यहाँ पर है। ओके, ये ध्यान रखना। एक्चुअली में हम करते क्या है, एक्चुअली में हीट ट्रांसफर सब्जेक्ट के अंदर हम सिर्फ 4 टॉपिक पढ़ते हैं। कौन कौन से टॉपिक आपके पास यहाँ पे होंगे, वो होते हैं, सबसे पहला कंडक्शन पार्ट आपके पास यहाँ पे रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आप यहाँ पे स्टडी करते हो कन्वेक्शन पार्ट को, फिर आप यहाँ पे स्टडी करते हो रेडिएशन पार्ट को, ठीक है, और नेक्स्ट आप यहाँ पे स्टडी करते हो हीट एक्सचेंजर्स का। तो जनरली हमारे पास यहाँ पर ये 4 टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं हीट ट्रांसफर सब्जेक्ट के अंदर। अब आपके पास यहाँ पे देखें, अगर हम जो फर्स्ट जो पॉइंट हमारे पास मेंशन है वो स्पेसिफिकली कंडक्शन पार्ट को आपके पास कैरी यहाँ पे करेगा।
सेकंड, कन्वेक्शन फोर्स एंड नेचुरल कन्वेक्शन, साथ में ट्रांसपोर्ट फिनोमिना, यूनिफाइड मास एंड एनर्जी ट्रांसपोर्ट, कंजर्वेशन इक्वेशंस, ये सब की सब कन्वेक्शन चैप्टर में आप स्टडी करने वाले हो। ओके। थर्ड, रेडिएशन। रेडिएशन में कौन सा पोर्शन हम पढ़ेंगे? रेडिएशन में हम पढ़ने वाले हैं रेडिएशन, ब्लैक एंड ग्रे बॉडी, एब्जॉर्प्टिविटी, एमिसिविटी, शेप फैक्टर्स के बारे में हम रेडिएशन चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ओके। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे हीट एक्सचेंजर की अगर हम बात करें तो फेज चेंज फिनोमिना के रिलेटेड, बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन से रिलेटेड या फिर हीट एक्सचेंजर से रिलेटेड आप जो स्टडी करोगे वो आपके पास हीट एक्सचेंजर में पढ़ोगे। ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे एक पॉइंट मेंशन कर रखा है, बेसिक्स ऑफ मास ट्रांसफर, फिक्स लोड, डिफ्यूजन, कन्वेक्शन मास ट्रांसफर, मोमेंटम। ये आपके पास एक डिफरेंट आप कह सकते हो चैप्टर मेरे पास है जो कि मास ट्रांसफर के अंदर हम स्टडी करते हैं। ओके। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे सब्जेक्ट काफ़ी थोड़ा सा वाइड आपके पास यहाँ पे रह सकता है, लेकिन जो अगर आप सीक्वेंस वाइज चलते हो तो आप बहुत ईजिली क्या इसे समझ सकते हो। ठीक है ना। आपको जस्ट जो टाइम यहाँ पे जो कंज्यूम होगा, आपका टाइम कंज्यूम होता है फर्स्ट चैप्टर के अंदर, कंडक्शन पार्ट के अंदर, क्योंकि वो थोड़ा सा लेंथी आपको देखने को मिलता है। अब अगर हम बात करें कन्वेक्शन की या फिर आपके पास रेडिएशन की या फिर हीट एक्सचेंजर की, तो ये बहुत सिंपल से कंसेप्ट है, आपके पास यहाँ पे ये ज़्यादा टाइम आपका कंज्यूम नहीं करते। ओके। ये तो थोड़ा ध्यान रखना। चलो अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपके पास यहाँ पे फर्स्ट हमारे पास टॉपिक की बेसिक डेफिनेशंस क्या होती है, बेसिक कंसेप्ट आपके पास यहाँ पे क्या है। ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें हीट एक्सचेंजर की, सॉरी हीट ट्रांसफर सब्जेक्ट की, हीट ट्रांसफर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है स्टूडेंट के लिए। क्यों? क्योंकि आप जो भी डिवाइस यूज़ करते हो, चाहे वो एक ऑटोमोबाइल व्हीकल से लेके एक स्मॉल अगर हम माइक्रोचिप को भी अगर देखते हैं तो सब जगह आपको हीट ट्रांसफर की एप्लीकेशंस देखने को मिलती है। क्यों देखने को मिलती है? बिकॉज अगर कोई भी आपके पास सिस्टम ऑपरेट कर रहा है तो उसमें हीट जनरेट होगी। तो जब हीट जनरेट आपके पास यहाँ पे होती है तो उसको डिसिपेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप यहाँ पे हीट को डिसिपेट नहीं करते हो तो क्या होगा? एक प्रॉब्लम क्रिएट हमारे पास हो सकती है। ठीक है ना। वो सिस्टम को डैमेज कर सकता है, डिवाइस को डैमेज कर सकता है। तो वहाँ पे आपके पास एफिशिएंट कूलिंग हो, एफिशिएंटली आप हीट को ट्रांसफर कर सको। ठीक है ना, डिवाइसेस के अंदर। तो इस सब्जेक्ट की नॉलेज आपको होनी चाहिए। सेकंड, अगर हम बात करें कहीं कहीं पर आपको हीट सप्लाई या हीट ट्रांसफर करनी पड़ती है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में। जैसे कि अगर आप देखो, आप घरों में से हम घरों में सिंपल सा पानी बॉयल करते हैं किचन में। ओके। वाटर को आप बॉयल कर रहे हो तो उस केस में क्या होगा? आपके पास यहाँ पे आप क्या चाहोगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हीट जो है वो वाटर तक ट्रांसफर हो, मेरे पास हो, आपके सिस्टम तक ट्रांसफर हमारे पास यहाँ पर हो। ठीक है। अगर सिस्टम में आपके पास हीट ही नहीं ट्रांसफर हो रही तो आपके पास फायदा क्या? आपकी तो एनर्जी लॉस होगी यहाँ पे। तो ऐसे केस में आपके पास यहाँ पे अगेन हमें हीट एंड मास ट्रांसफर के बारे में हल्की सी नॉलेज होना रिक्वायर्ड है। ओके। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अब इसकी अगर हम बात करें नेक्स्ट पार्ट, तो ये आपको क्या प्रोवाइड करता है? बेसिकली ये जो सब्जेक्ट है ना, ये काफ़ी चीज़ें आपको बताएगा कि एडिशन ऑफ हीट और रिमूवल ऑफ, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिए कि आपके पास हीट को रिमूव करना है, क्या डिज़ायरेबल रेट हमारे पास यहाँ पर होना चाहिए, क्या डिज़ायरेबल रेट होना चाहिए हीट को ऐड करने के लिए एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ऐड करने के लिए। ठीक है। तो इसके बारे में आपको यहाँ पे पता लगता है, कुछ आइडिया आपको मिल जाता है। सेकंड, किसी सिस्टम के अंदर टेम्परेचर कैसे वेरी कर रहा है। ठीक है। इसके अगर हम पूरा का पूरा जो हमारा सब्जेक्ट रहने वाला है वो इसी के रिलेटेड रहने वाला है। टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो रहा है आपके पास डिफरेंट सिस्टम के अंदर। जैसे कि कंडक्शन पार्ट में आप स्टडी करते हो, एक सिंपल सी प्लेट के बारे में आप स्टडी करोगे, एक सिलेंडर के बारे में आप स्टडी करोगे, एक स्फेरिकल बॉडी के बारे में स्टडी करोगे, और हर एक केस में हम यहाँ पे बात किसकी करने वाले हैं? हम यहाँ पे टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करने वाले हैं कि टेम्परेचर कैसे वेरी करते हैं, क्या गवर्निंग इक्वेशंस हमारे पास यहाँ पे होती है, इससे रिलेटेड हम वहाँ पे बात करने वाले हैं। नेक्स्ट, आपके पास कितना अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर हो रहा है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के अंदर, ये भी हम यहाँ पे बात करेंगे इस सब्जेक्ट के अंदर। नेक्स्ट, अब आपके पास हीट को ट्रांसफर करने में टाइम कितना लग रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है मेरे पास है। यहां पर आप टाइम पैरामीटर को कंसिडर करते हो अपने एनालिसिस के अंदर। ठीक है, ये ध्यान रखना, बिकॉज अब जो मैकेनिकल और जो केमिकल के स्टूडेंट होंगे उनको तो चलो पता होगा कि थर्मोडायनेमिक्स और हीट ट्रांसफर में डिफरेंस क्या है। बाकी जो कैंडिडेट्स मैं आपको बता देता हूँ, एक हम सब्जेक्ट हमारे पास होता है थर्मोडायनेमिक्स, जो कि आपने +1 +2 में भी पढ़ा होगा। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हमारे पास यहाँ पे रहता है। अब थर्मोडायनेमिक्स के अंदर भी हम हीट ट्रांसफर की बात करते हैं, लेकिन अगर आप देखोगे थर्मोडायनेमिक्स जो है वो सिर्फ डील करता है टोटल अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर की। एक सिस्टम के अंदर टोटल अमाउंट ऑफ हीट कितनी ऐड हो रही है या कितनी अमाउंट ऑफ हीट निकल रही है, किस रेट से वो हीट निकल रही है, कितना टाइम लग रहा है, कितना टाइम कंज्यूम हो रहा है, ये हम वहां पे बात नहीं करते।
तो इस चीज को हम ओवरकम करते हैं किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, हीट ट्रांसफर सब्जेक्ट के अंदर। तो ये आप यहां पर ध्यान रखोगे। ओके, चलो नेक्स्ट पार्ट आपके पास यहां पे कौन कौन से मोड ऑफ हीट ट्रांसफर होते हैं। देखो जैसे अगर आप देखोगे कोई भी बॉडी जो है, अगर कोई बॉडी हाई टेम्परेचर पर है और सराउंडिंग जो है वो आपके पास काफ़ी कम टेम्परेचर पर है, तो उसमें एक मोड ऑफ हीट ट्रांसफर आपको देखने को मिलता है, हीट ट्रांसफर देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे रेफ्रिजरेटर है, अगर रेफ्रिजरेटर के वॉल का आप ओपन कर दो तो क्या होगा, हीट जो है वो सराउंडिंग से सिस्टम के अंदर जाएगी। ठीक है ना। अब सेकेंड अगर हम बात करें, आपके पास यहाँ पे इंजन के अंदर अगर आप बात करते हो, इंजन की बॉडी में से हीट कैसे ट्रांसफर हो रही है, ठीक है ना, डिवाइसेस में से हीट कैसे ट्रांसफर हो रही है, ये सब की सब चीजें जो हीट ट्रांसफर होता है वो डिफरेंट मोड्स के थ्रू हमारे पास होता है। तो यहां पर हम देखते हैं कि डिफरेंट कौन कौन से मैकेनिज्म्स है जिसके थ्रू हीट ट्रांसफर करती है एक बॉडी से दूसरे बॉडी के अंदर, एक सब सिस्टम से दूसरे सिस्टम के अंदर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस केस में अब आपके पास यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास कितने मोड ऑफ हीट ट्रांसफर आपको देखने को मिलते हैं, 3 मोड ऑफ हीट ट्रांसफर आपको देखने को मिलते हैं, ये ध्यान रखना। आपको मैं पहले बता देता हूं कि आपका एग्जाम 90 मार्क्स का है, तो आपके पास 90 क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, सफिशिएंट आपके पास यहाँ पे टाइम नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन का लेवल आप चाहे देख लो, आपके पास क्वेश्चन का लेवल इजी ही रहने वाला है, मतलब कि मोस्टली आपके पास थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनने वाले हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगर बनता है तो 1 लाइनर यहाँ पे बनेगा। सेकंड, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जरूर पूछे जा सकते हैं हीट ट्रांसफर में से, आपके पास डायरेक्टली फॉर्मूला आपसे पूछे जा सकते हैं कि आपके पास स्टेडी स्टेट का फॉर्मूला क्या होगा सिलेंडर के केस में, या फिर आपके पास स्फेरिकल के केस में, या प्लेट के केस में। ठीक है, इस तरह के केसेस आ सकते हैं। तो आपको यहाँ पे तीनों के तीनों मोड के बारे में अच्छे से आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, थ्योरेटिकल नॉलेज आपको प्रॉपर होनी चाहिए। साथ में आपके पास यहाँ पे अगर कोई आपको डाउट होता है, क्या मतलब कि आपको प्रॉपर डेरिवेशन यहाँ पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे अगर आपको ओवरव्यू पता है मोड का, ठीक है, और अगर आपको थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस उसका पता है, तो आराम से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के। ओके, तो ये आप ध्यान रखोगे। अब हमारे पास देखो हम किस चीज की बात कर रहे थे, यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि हमारे पास कौन कौन से मोड ऑफ हीट ट्रांसफर होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे 3 तरह के मोड ऑफ हीट ट्रांसफर आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहला आता है कंडक्शन, सेकंड आता है कन्वेक्शन, और तीसरा आता है आपके पास यहाँ पे रेडिएशन। ये ध्यान रखना, ये तीनों के तीनों मोड ऑफ हीट ट्रांसफर जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास रहने वाले हैं। ओके, तीनों के तीनों मोड बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास यहाँ पर है। कंडक्शन सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूम आपका करेगा, कन्वेक्शन आपके पास कम टाइम कंज्यूम करता है, रेडिएशन भी कम टाइम कंज्यूम करता है। कंडक्शन आपके पास इवन दो ज्यादा टाइम कंज्यूम करेगा, लेकिन सब्जेक्ट टॉपिक बहुत सिंपल सा रहने वाला है। ओके, अब आप यहाँ पे एक और चीज ऑब्जर्व करोगे कि तीनों के तीनों मोड ऑफ जो हीट ट्रांसफर मेरे पास है, ठीक है, तीनों के तीनों जो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है, अब आपके पास यहाँ पे इनमें कुछ सिमिलैरिटीज भी है, कुछ डिससिमिलैरिटीज भी है। जैसे सिमिलैरिटी की अगर हम बात करें, क्या सिमिलैरिटी है कि तीनों के तीनों मोड ऑफ हीट ट्रांसफर को होने के लिए सबसे जरूरी है टेम्परेचर डिफरेंस। अगर आपके पास टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होता तो हीट का ट्रांसफर ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, जिस तरह से आप यहाँ पे देखो करंट को फ्लो होने के लिए वोल्टेज डिफरेंस की रिक्वायरमेंट है, सेम केस में हीट का ट्रांसफर होने के लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट है, हमें आपके पास यहाँ पे रिक्वायरमेंट है टेम्परेचर डिफरेंस की। तो अगर टेम्परेचर डिफरेंस नहीं रहने वाला तो किसी तरह का हीट ट्रांसफर नहीं होगा आपके पास यहाँ पर। ठीक है, पहली चीज तो यहाँ पर ये, तो तीनों मोड में ये सिमिलरिटी आपको देखने को मिलती है। सेकेंड पॉइंट, अब आपके पास यहाँ पे जो हीट ट्रांसफर मेरे पास है वो हमेशा डिक्रीजिंग टेम्परेचर की तरफ होगा। डिक्रीजिंग टेम्परेचर की तरफ मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास एक सिंपल सी बॉडी है, ठीक है ना, जो मैं कह रहा हूं इसका टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस, अगर मैं आपके पास इस बॉडी को सराउंडिंग में छोड़ देता हूं, ओपन सराउंडिंग में या आपके पास एयर में, एटमॉस्फेरिक एयर में छोड़ देता हूं, तो क्या होगा, आप ऑब्जर्व करोगे कि कुछ टाइम के बाद ये जो बॉडी है ये क्या होगी, ये कूल डाउन हो जाएगी आपके पास यहाँ पर। क्यों कूल डाउन होगी, बिकॉज इसमें से जितनी भी एनर्जी थी वो आपके पास, जितनी भी हीट थर्मल एनर्जी है वो सराउंडिंग में चली गई, आपके पास यहाँ पे ट्रांसफर हो गई। इवन दो आपको ये विजिबल नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे फील कर सकते हो कि आपके पास जो बॉडी है वो कूल यहाँ पे नहीं रहने वाली। सेम केस में अगर आपके पास एक ठंडा कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर आपके पास यहाँ पर है, ठीक है, ग्लास ऑफ वाटर है, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि पानी का टेम्परेचर क्या है, 5 डिग्री सेल्सियस है, तो अगर आप इसको सराउंडिंग में छोड़ दोगे तो क्या होगा, आपके पास यहाँ पे पानी जो है वो गर्म हो जाएगा। क्यों गर्म हुआ, बिकॉज सराउंडिंग से पानी ने क्या करा, हीट को एब्जॉर्ब कर लिया। क्यों करा, बिकॉज आपके पास यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा था, और आपके पास यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस होने की वजह से हीट का ट्रांसफर आपको देखने को मिलेगा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ।
इसका आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे तो ध्यान रखना, सबसे सिमिलरिटी क्या है कि टेम्परेचर डिफरेंस का होना बहुत ज़रूरी है। टेम्परेचर डिफरेंस तीनों के तीनों मोड ऑफ हीट ट्रांसफर में आपको देखने को मिलेगा। तीनों ही केसेस में जो हीट ट्रांसफर है वो हमेशा डिक्रीजिंग टेम्परेचर पे आपको देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट आपके पास यहाँ पे, अब यहाँ पे डिसिमिलरिटीज क्या है, देखो जैसे जैसे आप आगे पढ़ोगे आपको पता लगेगा कि जो कंडक्शन है वो मतलब कि हमारे पास कन्फाइंड टू सॉलिड बॉडीज है। ठीक है, वैसे होता तो सब में है लेकिन हम इसको जनरली सॉलिड बॉडी के लिए स्टडी करते हैं। कन्वेक्शन आपके पास जनरली लिक्विड्स की अगर हम बात करें, सॉलिड से लेके सॉलिड से कैसे हीट ट्रांसफर होती है किसी फ्लूइड के अंदर, लिक्विड के अंदर या गैस के अंदर, वो कन्वेक्शन के थ्रू होती है। ठीक है, और रेडिएशन में आपके पास यहाँ पे डिफरेंट फिनोमिना मेरे पास होता है। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास तीनों के तीनों मोड ऑफ हीट ट्रांसफर में जो फिजिकल पिक्चर रहने वाली है वो डिफरेंट डिफरेंट रहने वाली है। जो सब सिस्टम्स आएंगे ना वो डिफरेंट डिफरेंट तरह के होंगे आपके पास होंगे। ओके, और आपके पास यहाँ पे उनको क्वांटिफाई करने के लिए आप डिफरेंट लॉज की स्टडी करोगे। जैसे कि अगर हम बात करें कंडक्शन के लिए आप यहाँ पे यूज करते हो फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन आपके पास यहाँ पे, ये ध्यान रखना। आपके पास कन्वेक्शन के लिए हम स्टडी करेंगे न्यूटन्स लॉ। ठीक है, और आपके पास रेडिएशन के लिए आप स्टडी करोगे स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। तो ये कुछ आपको सिमिलरिटीज यहाँ पे ध्यान रखनी है कि कौन कौन से लॉज हमारे पास है और किससे रिलेटेड हमारे पास वो होते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट पार्ट अब हम यहाँ पे देखें। नेक्स्ट पार्ट में अगर आप देखोगे, अब शुरुआत करते हैं पहले पार्ट की कि भाई हमारा कंडक्शन का मतलब यहाँ पे होता क्या है। अगर सिंपल सी डेफिनेशन में देखोगे, द मैकेनिज्म ऑफ हीट प्रोपोगेशन फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर टेम्परेचर टू अ रीजन ऑफ लोअर टेम्परेचर विद इन अ मीडियम। ये ध्यान रखना, विद इन अ मीडियम। तो इस केस में आपके पास यहाँ पे जो हीट ट्रांसफर हो रहा है वो विद इन अ मीडियम आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, पहली चीज हुई। अब यहाँ पे जो मीडियम मेरे पास है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ भी हो सकता है या डिफरेंट डिफरेंट मीडियम भी हो सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि वो आपके पास फिजिकल कांटेक्ट में होने चाहिए, जैसे दो सॉलिड बॉडीज आपस में हो। ठीक है ना। अच्छा, एक और चीज, अब आपको यहाँ पे काफी कंफ्यूजन हो सकती है। जैसे मैंने अभी आपको लिक्विड का बोला था ना, ये हम देखेंगे एक्चुअली में होता क्या है। लिक्विड और गैसेस के अंदर लगातार एक कंटिन्यूस आपके पास रैंडम मोशन होता है एटम्स और मॉलिक्यूल्स का। लिक्विड और जो गैसेस है वो स्टेबल नहीं रह सकते एज कंपेयर टू सॉलिड्स। सॉलिड के अंदर आपके पास यहाँ पे क्या है, जो एटम्स और जो मॉलिक्यूल्स है वो अपने फिक्स पोजीशन पे डिफाइंड है, लेकिन लिक्विड और गैसेस में ऐसा नहीं है। ठीक है ना। तो रैंडम डिस्टर्बेंस या रैंडम मोशन होने की वजह से जो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर होता है वो कंडक्शन से चेंज होकर कन्वेक्शन में चला जाता है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे लिक्विड और गैसेस की बात नहीं करेंगे, इवन दो यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये गलत नहीं है, ये ध्यान रखना। ओके, ये आप जैसे जैसे आप आगे कवर अप करोगे आपको समझ आएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। ठीक है, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो कंडक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर जो होता है वो हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ मेरे पास होगा विद इन अ मीडियम। कंडक्शन जो एप्लीकेबल होता है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में आपके पास एप्लीकेबल रहता है। अब मतलब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे देखो मान लो अगर आपके पास एक सिंपल सी रोड है, मैं यहां पे कह रहा हूं कि सिंपल सी एक रोड हमारे पास है, मेटल रोड है यहां पर ये। अब यहां पर एक पॉइंट है ए, यहां पर सेकंड पॉइंट है बी। ठीक है ना। अब रोड का जो इनिशियल टेम्परेचर है आप ऐसा समझ लो कि वो 20 डिग्री सेल्सियस है। रोड का जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेल्सियस है। अब मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, मैं इस रोड को हीट अप कर रहा हूं। सो लेट अस सपोज कि अगर आप यहां पे हीट अप करते हो रोड को एक एंड से, ठीक है, तो क्या होगा, क्या मैं कह सकता हूं ए बॉडी का जो टेम्परेचर है, ए पॉइंट का जो टेम्परेचर वो लगातार राइज करेगा। ठीक है, लेकिन आप ये भी देखोगे कि आपके पास यहां पर जो इन बिटवीन जो पॉइंट मेरे पास है, जो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स आपके पास यहां पर जो है, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, 3, 4 एंड 5, हर एक पॉइंट का टेम्परेचर जो है वो धीरे धीरे क्या होगा, राइज करना शुरू करेगा। मतलब यहां पे हुआ क्या, मैं यहां पे कहना चाह रहा हूं कि आपको विजिबल नहीं है, लेकिन बॉडी के अंदर जो हीट है वो नंबर 1 पॉइंट से नंबर 2, 2 से 3, 3 से 4 एंड 4 से 5 क्या हो रही है, ट्रांसफर आपके पास यहां पे हो रही है। तो आप देख सकते हो कि हमारे पास टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट होने की वजह से हुआ क्या, विद इन अ मीडियम आपके पास हीट ट्रांसफर यहां पे कर रही है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर यहां पे बोलते हैं। ठीक है, इसका ध्यान रखना। अब यहां पे आपके पास रिक्वायर्ड कंडीशन क्या थी, टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस का होना बहुत ज्यादा जरूरी मेरे पास होता है।
ठीक है, इसका भी आप यहाँ पे ध्यान रखोगे। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे अगर हम बात करें, अब ये हुआ क्यों, क्या रीजन है कि आपके पास यहाँ पे कंडक्शन हीट ट्रांसफर आपको देखने को मिलता है। देखो, कंडक्शन हीट ट्रांसफर होने के दो रीजन आपके पास यहाँ पे होते हैं। कौन कौन से रीजन हमारे पास है? एक होता है फ्री इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, फ्री इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर आपके पास यहाँ पे, ठीक है। सेकेंड आपको देखने को मिलता है यहाँ पे क्या? मॉलिक्यूलर लैटिस वाइब्रेशन, मॉलिक्यूलर लैटिस वाइब्रेशन यहां पर, ये ध्यान रखना। तो इस केस में अगर आप देखोगे, अब ऐसा समझो कि अब जैसे आपके पास यहाँ पे जैसे जैसे टेम्परेचर को हम इंक्रीज करते हैं, ठीक है ना, बॉडीज जो है नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती है। तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक वो जो एनर्जी है वो इंक्रीज मेरे पास यहाँ पे होती है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, ठीक है ना। सेकेंड आपके पास यहाँ पे एटम्स के अगर हम बात करें सॉलिड बॉडी के अंदर या मेटल्स के अंदर, तो आपके पास टेम्परेचर राइज करने से एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स या फिर आप कह रहे हो इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है वो लगातार बढ़ती है, जो कि इजीली फ्लो हो पाते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होने की वजह से क्या पे क्या हुआ, एक तो एनर्जी ट्रांसमिशन आपको देखने को मिलता है। अब ये विजिबल नहीं है, ये जस्ट आप फील कर सकते हो, ठीक है, आपको खुद फील होगा यार बॉडी यहाँ पे क्या हो रही है, गर्म हो रही है। सेकेंड, तो आपके पास यहाँ पे मॉलिक्यूलर लैटिस वाइब्रेशन का मतलब क्या होगा, अगर हम देखें ए पॉइंट को अगर मैं कंटिन्यूसली हीट अप कर रहा हूं, तो उस केस में आप ऑब्जर्व करोगे कि ए पॉइंट जो है वो लगातार क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा अबाउट इट्स मीन पोजीशन। तो जब आपके पास एक सिंगल पॉइंट यहाँ पे वाइब्रेट कर रहा है, तो आपके पास एडजेसेंट जो एटम्स होगा वो भी वाइब्रेट करेगा, ठीक है ना। मतलब कि यहाँ पे क्या देखने को मिला कि एक एटम अगर वाइब्रेट कर रहा है तो वो सिस्टम के अंदर रिमेनिंग पॉइंट्स के अंदर क्या करेगा, लगातार आपके पास एनर्जी का ट्रांसमिशन यहाँ पे करेगा, ठीक है। तो इसका आप ध्यान रखना। तो हमारे पास यहाँ पे कंडक्शन के अंदर आपने अभी क्या देखा, कंडक्शन एक ऐसा मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है जो कि टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से आपके पास यहाँ पे होता है, और जो मेजर रीजन है जो हीट का ट्रांसफर जो हुआ वो ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर और लैटिस वाइब्रेशन की वजह से यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। पहली चीज तो यहाँ पर ये हो गई। अब आपके पास यहाँ पे जो कंडक्शन है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन लिक्विड और गैसेस के अंदर अगर आप देखोगे एटम्स और जो मॉलिक्यूल है वो रैंडमली फ्रीली मूव कर सकते हैं, जिसकी वजह से कंडक्शन जो फिनोमिना है वहां पर हम स्टडी नहीं करते, बिकॉज वहां पे कन्वेक्शन क्या कर देता है, ओवरकम कर देता है इसे। तो हम लिक्विड और गैसेस में स्टडी नहीं करेंगे, ठीक है, एक चीज का ध्यान रखना। हमारी जो स्टडी कन्फाइंड रहेगी वो सॉलिड बॉडी में रहेगी। अब क्वेश्चन बनता है सर ठीक है चलो मान लिया आपके पास लिक्विड और गैसेस में हम कंसिडर नहीं करते, कोई तो ऐसी कंडीशन होगी जहां पे आप कंसिडर कर सकते हो लिक्विड और गैसेस में, या अगर आपके पास जब हम कंसिडर ही नहीं कर सकते तो हम पढ़ते क्यों हैं, हम क्यों मेंशन कर रहे हैं कि हीट ट्रांसफर इज टेकिंग प्लेस ड्यू टू कंडक्शन इन लिक्विड एंड गैसेस हियर, ठीक है। अब देखो, अगर आपके पास मैं लिक्विड और गैसेस को स्टैग्नेंट कंडीशन पे रख देता हूं या कन्फाइंड स्पेस में रख देता हूं जहां पे आपके पास एटम्स और मॉलिक्यूल्स मूव नहीं कर पा रहे, ठीक है ना, तो उस केस में आप यहां पे देखोगे जो हीट का ट्रांसफर आपके पास हुआ है वो किसके थ्रू होगा, वो कंडक्शन के थ्रू होगा, क्योंकि अब आपके पास स्टैग्नेंट कंडीशन पे एटम्स एंड मॉलिक्यूल मूव नहीं कर सकते। स्टैग्नेंट कंडीशन का मतलब क्या हो गया कि कन्फाइंड हो चुकी है आपके पास एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की पोजीशन, ठीक है, ये आपको यहां पे ध्यान रखना है। तो इस केस में अगर आपके पास हम देखें अंडर द स्टैग्नेंट कंडीशन या अंडर द कन्फाइंड स्पेस, ऐसा लिख लो, अंडर द कन्फाइंड स्पेस आपके पास यहां पे क्या होगा, आपको देखने को मिलेगा कि हम लिक्विड और गैसेस के अंदर कंडक्शन को कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन लिक्विड का जो कंटेंट है फ्लूइड का बहुत ही स्मॉल अमाउंट में होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना, ओके। चलो अब आपके पास यहाँ पे एक और चीज देखो, अभी हमने देखा कि आपके पास जो बॉडी मेटल रोड के अंदर या फिर कोई भी सॉलिड बॉडी के अंदर जो हीट है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ट्रांसमिट हो रही है, ओके। क्यों हो रही है, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ड्यू टू मॉलिक्यूलर लैटिस वाइब्रेशन। अगर मैं आपको कह रहा हूं कि जो टोटल अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर मेरे पास है वो Q है यहां पर लेटर से, ठीक है ना, कि आपके पास ऐसे समझ लो 100 यूनिट ऑफ हीट जो है वो ट्रांसफर हो रही है A से B तक। तो इस टोटल अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर में कितना परसेंट आपके पास यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन के थ्रू आपके पास ट्रांसमिशन आपको देखने को मिला, कितना परसेंट आपको मॉलिक्यूलर लैटिस वाइब्रेशन के थ्रू देखने को मिला। तो आपको यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि हमारे पास जो 2/3 ऑफ द टोटल हीट होती है, 2/3 ऑफ द टोटल हीट वो क्यों देखने को आपके पास मिलेगी, वो आपको देखने को मिलती है यहाँ पे ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ठीक है ना। एंड आपके पास अगर हम यहाँ पे बात करें मॉलिक्यूलर लैटिस वाइब्रेशन के थ्रू, तो मॉलिक्यूलर लैटिस वाइब्रेशन के थ्रू 1/3 ऑफ द टोटल हीट जो है वो आपको क्या देखने को मिलेगा,
वो हीट ट्रांसमिशन आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखोगे। तो आपके पास जैसे कहीं कहीं जगह पे ये भी देखोगे कि कहीं पर बोला जाता है कि आपके पास 70% है, 30% है। एग्जैक्ट वैल्यू आपके पास 1/3 और 2/3 के आसपास यहाँ पे होती है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना। इसके थ्रू आपको यहाँ पे हीट ट्रांसफर देखने को मिलता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में। अब यहाँ पर आपके पास क्वांटिफाई कैसे करें, चलो हमने पढ़ लिया। कंडक्शन का मतलब यहाँ पे क्या है, सॉलिड बॉडी के अंदर हो रहा है। आपके पास अगर मैं एक बॉडी को हीट अप कर रहा हूँ एक एंड से, तो क्या होगा, हीट जो है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ट्रांसमिट हो रही है। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे आपको कहाँ पे देखने को मिला, आपको एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल पे देखने को मिला। क्यों देखने को मिला, क्योंकि ड्यू टू दी फ्री इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एंड ड्यू टू दी मॉलिक्यूलर लैटिस वाइब्रेशन आपको देखने को मिल रहा है, ये ध्यान रखना। ओके, अब आपके पास यहाँ पे क्वांटिफाई कैसे किया जाए इसको। क्वांटिफाई करने के लिए आप जो स्टडी करते हो दैट इज फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन। तो हम फोरियर लॉ की भी स्टडी करेंगे। ठीक है, वहां से कुछ आपके पास आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखने को मिलेगी, जैसे थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, इसका ध्यान रखना। सेकेंड, आपके पास यहाँ पे फोरियर लॉ जो आप पढ़ने वाले हो वो एक कोई फर्स्ट प्रिंसिपल से आप ड्राइव नहीं कर सकते, मतलब एक एक्सपेरिमेंटल फिनोमिना है। तो एक्सपेरिमेंटल के थ्रू यहाँ पर ये ऑब्जर्व हुआ है और एक्सपेरिमेंटल के थ्रू हम फॉर्मूला को यहाँ पे डिफाइन करते हैं फोरियर लॉ के। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। अब आपके पास यहाँ पर अगर हम बात करें, देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, कंडक्शन में किसी तरह का मूवमेंट आपको नहीं देखने को मिलता मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज में। ठीक है, तो मैक्रोस्कोपिक पोर्शन जो है मैटर का वो आपके पास यहाँ पे क्या नहीं हो रहा, मूव नहीं करता। थोड़ा ध्यान रखना। जैसे मान लो एक सॉलिड बॉडी है जिसका टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस, जिसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, और आपके पास सराउंडिंग एयर क्या है, मेरे पास 20 डिग्री सेल्सियस है, अज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको पता है कि भाई हीट ट्रांसफर जो होगा वो आपके पास 100 से 20 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, बिकॉज आपके पास टेम्परेचर डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट, अब आपके पास यहाँ पे अगर हम देखें, अब बॉडी हीट को लूज कैसे कर रही है, बॉडी हीट को लूज कैसे कर रही है, थोड़ा ध्यान दो। यहां पर आपके पास एक सॉलिड बॉडी दे रखी है 100 डिग्री सेल्सियस पे, सराउंडिंग में आपके पास क्या प्रेजेंट है, एटमॉस्फेरिक एयर प्रेजेंट है। तो सबसे पहले हुआ क्या, एटमॉस्फेरिक एयर जो है वो ऑटोमेटिकली आपके पास यहाँ पे फ्लो करती हुई बॉडी के ऊपर आएगी। ठीक है, जैसे ही आपके पास फ्लूइड जो है वो बॉडी के साथ कांटेक्ट पे आएगा, वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा और हीट को एब्जॉर्ब करके वो चला जाएगा। ठीक है, हीट को एब्जॉर्ब करके वो चला गया। तो अब इस केस में अगर आप देखोगे, इस केस में आपके पास मैक्रोस्कोपिक जो फ्लूइड है मेरे पास, जो मीडियम है, वो क्या कर रहा है, वो आया, उसने फ्लूइड हीट को एब्जॉर्ब करा और वो आपके पास यहाँ पे चला गया। मतलब कहने का ये हुआ कि ये आपके पास एक कंडक्शन फिनोमिना नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक पोर्शन ऑफ दी जो मैटर है वो फ्लो कर रहा है, वो हीट को ले रहा है फिर चला जा रहा है आपके पास यहाँ पे, और यही आपको देखने को मिलता है कन्वेक्शन पार्ट के अंदर। थोड़ा ध्यान रखना, चाहे लिक्विड हो चाहे आपके पास यहाँ पे गैसेस की अगर हम बात करें। अब आपके पास यहाँ पे अगर हम देखें, अगर मैं आपसे पास बोलूँ यहाँ पे कि जो बॉटम सरफेस है, ये जो नीचे वाली जो सरफेस मेरे पास है, मान लेते हैं कि इसका टेम्परेचर 101 है और ऊपर का जो टेम्परेचर है, ऊपर वाली जो सरफेस का टेम्परेचर है, ये कितना है मेरे पास, ये 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है, इक्वल है, लेट अस सपोज। तो इस केस में आप यहाँ पे देखोगे जो हीट का ट्रांसफर हुआ नीचे से ऊपर, मतलब सॉलिड बॉडी के अंदर जो हीट ट्रांसफर कर रही है नीचे से ऊपर, उसमें किसी तरह का आपको मैक्रोस्कोपिक जो है वो मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा, आपको नहीं विजिबल होगा। यहाँ पे एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल में आपके पास यहाँ पे क्या हो रहा है, वो जो है मूवमेंट हो रही है नीचे से ऊपर। तो यहाँ पर कौन सा फिनोमिना आपके पास हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है आपके पास कंडक्शन फिनोमिना। ठीक है ना, तो कंडक्शन के अंदर किसी तरह का मैक्रोस्कोपिक पोर्शन ऑफ मैटर जो है वो फ्लो नहीं करता रिलेटिव टू अनदर बॉडी, यहाँ पे ये ध्यान रखना। लेकिन माइक्रोस्कोपिक कर्षण जरूर करता है आपके पास यहाँ पर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, थर्मल एनर्जी मे बी ट्रांसफर्ड बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो मैंने आपको भी बताया, फ्री इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के थ्रू, विच आर फ्री टू मूव थ्रू द लैटिस स्ट्रक्चर ऑफ द मटेरियल। ठीक है, ये आप ध्यान रखोगे। नेक्स्ट, इन एडिशन इट मे बी ट्रांसफर्ड एज अ वाइब्रेशनल एनर्जी, ये भी हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं यहाँ पे। तो आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की वजह से 2/3 और आपके पास लेटेस्ट वाइब्रेशन की वजह से कितना, 1/3 आपको देखने को मिलता है यहाँ पर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, इररिस्पेक्टिव ऑफ द एग्जैक्ट मैकेनिज्म द ऑब्जर्वेबल इफेक्ट ऑफ द कंडक्शन इज एन इक्वलाइजेशन ऑफ टेम्परेचर। मतलब क्या हुआ, चाहे एग्जैक्टली आपके पास चाहे फ्री इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की वजह से हो, चाहे आपके पास यहाँ पे वाइब्रेशनल
लैटिस वाइब्रेशन की वजह से हो, लेकिन दोनों का इफेक्ट सेम है। क्या कि वो आपके पास हीट को ट्रांसफर करके एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन में बॉडी को क्या करना चाह रहा है, इक्वलाइज करना चाह रहा है, बॉडी के टेम्परेचर को इक्वलाइज यहाँ पे करने की कोशिश करेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट, अब बात करते हैं फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास रहने वाला है। अब एक चीज देखो, सबसे पहले तो हीट ट्रांसफर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप डिफरेंट केसेस पढ़ने वाले हो, और डिफरेंट केसेस के अंदर डिफरेंट अजम्पशंस हम कैरी करते हैं। हर एक अजम्पशन का अपना एक डिफरेंट मीनिंग यहाँ पर होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब इस केस में अगर हम देखें तो अगर आपके पास ऐसा कह सकते हो कि अगर आपके पास एक भी अजम्पशन में चेंज करता हूं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पूरी की पूरी जो डेरिवेशंस है, पूरा जो फॉर्मूला है वो चेंज हो जाएगा मेरे पास। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, कोई भी केस अगर आप पढ़ रहे हो तो अजम्पशंस आपने क्या लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है, ये बहुत मैटर करता है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। अब जैसे फर्स्ट अजम्पशन हम जो लेके चलते हैं, दैट इज स्टेडी स्टेट कंडक्शन विच इंप्लाइज दैट टाइम रेट ऑफ हीट फ्लो बिटवीन द टू सिलेक्टेड पॉइंट इज कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या आने का क्या हुआ, जैसे कि मैंने अभी बात करी कि आपके पास जो कंडक्शन हीट ट्रांसफर है वो कहाँ पे देखने को मिलता है, सॉलिड बॉडी के अंदर आपको देखने को मिलता है। ठीक है ना, एक केस लेके चलते हैं। मान लो आपके पास यहाँ पे एक सॉलिड बॉडी है, थोड़ा ध्यान से समझना, ये एक सॉलिड प्लेट है, बेसिकली सॉलिड बॉडी है। ठीक है ना, इस तरह से कुछ आप देख सकते हो। इस तरह से सरफेस आपको देखने को मिल गई। ठीक है, अब यहां पे हुआ क्या, सबसे पहले आपके पास यहां पे मैं अज्यूम कर रहा हूं कि जो राइट साइड की जो सरफेस है इसका टेम्परेचर है लेट अस से T2, और जो लेफ्ट साइड की जो सरफेस है इसका टेम्परेचर है T1 यहां पर। ओके, तो अब आपके पास यहां पे अगर आप देखोगे, लेट अस से कि T1 की वैल्यू T2 से ज्यादा है, T1 की वैल्यू T2 से ज्यादा है, तो इस केस में क्या होगा, टेम्परेचर डिफरेंस होने की वजह से हीट का ट्रांसफर आपको देखने को मिलेगा। कहां से कहां देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा लो, हाई से लो टेम्परेचर की तरफ। तो आपके पास हाई से लो टेम्परेचर की तरफ क्या होगा, वो हीट का ट्रांसफर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखो अजम्पशंस का मतलब, सबसे पहले हमने लिखा हुआ है स्टेडी स्टेट कंडक्शन। एक चीज का ध्यान रखना, ये एक सॉलिड बॉडी है, पूरी की पूरी सॉलिड प्लेट है आपके पास, होलो बॉडी नहीं है। ये मत अज्यूम करना कि इन बिटवीन आपको फ्लूइड कोई देखने को मिल रहा है, लिक्विड या फिर एयर देखने को मिल रही है, ऐसा नहीं है। सॉलिड प्लेट है आपके पास यहाँ पे। सबसे पहले आपने अजम्पशन ली है स्टेडी स्टेट कंडीशन विच इंप्लाइज दैट टाइम रेट ऑफ हीट फ्लो बिटवीन द टू सिलेक्टेड टू पॉइंट इज कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब क्या हुआ, मतलब कि अगर मैं आपके पास यहाँ पे देखूं, सिंपल लैंग्वेज में अगर देखा जाए, जितना अमाउंट ऑफ हीट यहां पर एंटर कर रहा है उतना ही सेम अमाउंट ऑफ हीट यहां से क्या कर रहा है, एग्जिट कर रहा है। कहने का सिंपल सा मतलब ये है। ठीक है ना, क्यों हमने ये डिफाइन करा, अगर मैं आपके पास यहां पे देखूं, लेट अस से अगर मैं कोई दो पॉइंट रैंडमली 2 पॉइंट्स यहां पे डिफाइन कर रहा हूं, ए एंड बी पॉइंट, तो यहां पर आप ऑब्जर्व करोगे कि जब हीट फ्लो कर रही है पॉइंट ए से पॉइंट बी में, ठीक है ना, तो उस केस में किसी भी तरह का आपके पास यहां पर वेरिएशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। मतलब कि अगर आपके पास यहां पर हम देखें, जो हीट ट्रांसफर हो रहा है बिटवीन ए एंड बी वो सेम रहेगा जो कि एक्चुअल केस में हो रहा है मेरे पास। जितना हीट ट्रांसफर आपके पास ए पॉइंट के थ्रू हुआ उतना ही हीट ट्रांसफर आपके पास यहाँ पे बी पॉइंट के थ्रू भी होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो स्टेडी स्टेट का सिंपल सा मतलब है कि आपके पास बॉडी की जो एनर्जी है, बॉडी की जो प्रॉपर्टीज है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होगी। जितनी हीट एंटर कर रही है उतनी ही हीट आपके पास एग्जिट करेगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास, one directional heat flow, only one space coordinate is required to describe the temperature distribution within the heat conducting body। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके पास यहाँ पे। क्यों, जैसे कि मैंने आपको बोला अभी कि आपके पास यहाँ पे लेफ्ट साइड जो है वो टेम्परेचर T1 है, राइट साइड टेम्परेचर T2 है। मतलब क्या हुआ कहने का, मतलब कहने का ये हुआ कि आपके पास ये जो पूरी की पूरी जो सरफेस है मेरे पास, लेफ्ट साइड की सरफेस है, इस लेफ्ट साइड की सरफेस में आप कोई भी दो पॉइंट कंसीडर कर लो, कहीं पर भी कोई भी दो पॉइंट आप कंसीडर कर सकते हो कहीं पर भी। जैसे मान लो आपके पास एक पॉइंट मैं कंसीडर कर रहा हूं यहाँ पे नंबर 1, एक पॉइंट मैंने कंसीडर करा नंबर 2। ठीक है, तो एक सरफेस के ऊपर जो हीट आपके पास टेम्परेचर देखने को मिल रहा है वो क्या देखने को मिल रहा है, सेम देखने को मिल रहा है आपके पास यहाँ पे। तो सॉरी, इसको आप यहाँ पे चलो 1 और 2 से डिनोट कर लो। तो आप यहाँ पे देखोगे 1 और 2 पे जो टेम्परेचर मेरे पास है वो क्या है, बिल्कुल सेम है।
तो अगर दोनों पॉइंट के बीच में टेम्परेचर सेम है तो हीट का जो ट्रांसफर है वर्टिकल डायरेक्शन पे वो होगा ही नहीं। हीट कहां से कहां ट्रांसफर करती है? हीट हमेशा आपके पास हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में ट्रांसफर करती है, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, तो इसमें किसी तरह का हीट ट्रांसफर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यहां पे जो भी हीट ट्रांसफर हो रहा है वो कितना होगा? वो 0 के इक्वल होगा आपके पास यहां पे। ठीक है, सेम केस में अगर आप देखोगे परपेंडिकुलर टू बोर्ड आपके पास किसी तरह का हीट ट्रांसफर नहीं है। ठीक है ना, तो इसका मतलब यहां पे क्या हुआ कि जो हीट ट्रांसफर हो रही है वो सिर्फ एक वन डायरेक्शन के अलोंग आपको देखने को मिल रही है, एक्स डायरेक्शन के अलोंग आपको देखने को मिल रही है यहाँ पे। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इसमें आपके पास जो भी हम टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे आगे, वो आप सिर्फ एक स्पेस कोऑर्डिनेट की हेल्प से क्या कर सकते हो? डिफाइन कर सकते हो, काम खत्म। नेक्स्ट, बाउंडिंग सर्फेसेज आर आइसोथर्मल इन कैरेक्टर, ये ध्यान रखना। दैट इज कांस्टेंट एंड यूनिफॉर्म टेम्परेचर आर मेंटेन एट द टू फेसेस। बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास ये केस है। मतलब क्या हुआ? 1 और 2 पॉइंट का जो टेम्परेचर है वो सेम है। ठीक है ना, तो अगर देखोगे पूरी की पूरी सरफेस का टेम्परेचर अगर सेम है तो उसको हम बोलते हैं आइसोथर्मल सरफेस। आइसोथर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर इज कांस्टेंट। ठीक है, ये ध्यान रखना। आइसोथर्मल का मतलब ही है यहां पर क्या कि टेम्परेचर आपके पास कांस्टेंट रहेगा। टेम्परेचर कांस्टेंट रहने का मतलब है कि आपके पास जो अगर लेफ्ट साइड की जो सरफेस है अगर वो T1 टेम्परेचर पर है तो वो T1 पे ही रहने वाली है। राइट साइड की सरफेस अगर T2 टेम्परेचर पे है तो उसका टेम्परेचर T2 ही रहेगा, वो चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, ये आप यहां पे ध्यान रखोगे। अब इस केस में नेक्स्ट अगर हम बात करें, अच्छा अब देखो जो नंबर 3rd अजम्पशन आपने जो डिफाइन करी ना, इसको लिंक करो थोड़ा 1 के साथ। कैसे? मैंने आपको अभी बोला था कि जितने अमाउंट ऑफ हीट आपके पास एंटर कर रही है उतनी ही अमाउंट ऑफ हीट क्या निकल रही है, क्या हो रही है आपके पास? एग्जिट कर रही है। आप खुद सोच के देखो, अगर मेरे पास ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट एंटर करती और कम हीट एग्जिट करती तो क्या मैं कह सकता हूं बॉडी के अंदर हीट जो है वो स्टोर होगी। बॉडी के अंदर हीट स्टोर होने की वजह से क्या होगा? आपके पास बॉडी का जो टेम्परेचर है लगातार राइज करेगा। ठीक है ना, तो रिक्वायर्ड कंडीशन क्या है मेरे पास यहाँ पे? अगर आपके पास यहाँ पर आप चाहते हो कि हर एक सरफेस आइसोथर्मल इन नेचर हो तो रिक्वायर्ड कंडीशन ये है कि जितनी हीट आ रही है उतनी ही हीट को आप क्या करो? निकालो यहाँ पर। अगर आपके पास ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती या तो अगर आपके पास स्टेडी स्टेट मेंटेन नहीं होता तो उस केस में अजम्पशन नंबर 3 क्या होगी? वॉयलेट आपके पास हो जाएगी। तो थोड़ा ध्यान रखना आपके पास यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट 4th, थर्मल कंडक्टिविटी हैज अ कांस्टेंट वैल्यू। चलो ये आपको मैं बताऊंगा बाद में, अभी हमने ये थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ा नहीं है, ये हम देखेंगे अपकमिंग लेक्चर्स में। ओके, नेक्स्ट, कांस्टेंट टेम्परेचर ग्रेडियंट। कांस्टेंट टेम्परेचर ग्रेडियंट का मतलब है जो टेम्परेचर ड्रॉप होगा पर यूनिट लेंथ वो सेम रहने वाला है, चाहे कहीं भी कोई भी 2 पॉइंट्स के बीच में आप देख लो। जैसे कि इस केस में अगर हम देखें तो हमारे पास लेफ्ट सरफेस और राइट सरफेस के बीच में जो टोटल टेम्परेचर ड्रॉप होगा पर यूनिट लेंथ वो आपके पास सेम रहेगा 2 पॉइंट्स के बीच में भी। ठीक है, इसको भी हम देखेंगे थोड़ी देर में भी। नेक्स्ट, बॉडी के अंदर किसी तरह का इंटरनल हीट जनरेशन आपके पास यहाँ पे नहीं हो रहा। क्यों? अगर आपके पास बॉडी खुद से हीट जनरेट कर रही है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की वजह से या एंडोथर्मिक रिएक्शन से एब्जॉर्ब कर रही है तो बॉडी के अंदर एनर्जी जो है वो चेंज होगी। बॉडी की एनर्जी चेंज होने की वजह से आपको देखने को मिलेगा कि बॉडी की जो सरफेस का जो टेम्परेचर वो क्या हो रहा है? वो वेरी कर रहा है आपके पास यहाँ पे। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ अजम्पशंस हम लेके चल रहे हैं अपने माइंड में। इन अजम्पशंस के कोरस्पॉन्डिंग हम फॉर लॉ को डिफाइन करेंगे। ठीक है, ये आप ध्यान रखोगे यहाँ पे। अब इस केस में चलते हैं नेक्स्ट, हमारे पास हुआ क्या? तो अब यहाँ पे देखो एक्चुअली में अब एक्सपेरिमेंट कैसे आप इसे डिफाइन करते हो। लेट अस सपोज कि हमारे पास एक सिंपल सी बॉडी है, ठीक है, जिसका लेफ्ट साइड, जिसका एरिया में अज्यूम कर रहा हूं A, जिसका टेम्परेचर है लेफ्ट साइड का T1 और राइट साइड का टेम्परेचर है T2। ओके, ये मैं अज्यूम यहाँ पे कर रहा हूं। मान लेते हैं कि आपके पास जो प्लेट है, प्लेट की थिकनेस दे रखी है L के इक्वल, प्लेट की थिकनेस L के इक्वल दे रखी है यहाँ पे, ये आप अज्यूम कर लो। ओके, तो इस केस में हुआ क्या? सबसे पहले तो यहां पर हमने सबसे पहले कुछ एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया। तो यहां पर आपने एक छोटा सा एक डिफरेंशियल एलिमेंट आपने कंसीडर करा है जिसकी जो लेंथ है, जिसकी थिकनेस मेरे पास है वो dx के इक्वल आपके पास यहां पर है। ओके, तो अब यहां पे आप देखोगे हमने सबसे पहले असम्पशन क्या ली थी? स्टेडी स्टेट, मतलब कि जितना हीट एंटर कर रहा है उतना हीट आपके पास यहां पे क्या होगा? एग्जिट करेगा।
ठीक है ना। अब इस केस में अगर हम यहाँ पे देखें, सबसे पहले तो फोरियर लॉ का एक्सप्रेशन देखो आप। फोरियर लॉ कहता है कि जितनी भी हीट आपके पास यहाँ पे जो कंडक्ट हो रही है वो सबसे पहले तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर ग्रेडियंट के। मतलब कि छोटे से एलिमेंट के अंदर जितना टेम्परेचर ड्रॉप आपको देखने को मिल रहा है पर यूनिट थिकनेस, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहाँ पे होगी। पहली चीज तो ये आपको ध्यान रखना है, ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमने फाइंड आउट करा है। नेक्स्ट, आपके पास यहाँ पे जो हीट ट्रांसफर होगा इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। कौन सा एरिया? नॉर्मल टू दी हीट ट्रांसफर डायरेक्शन है आपके पास यहाँ पे, ठीक है ना। तो आपके पास Q के परपेंडिकुलर जो एरिया मेरे पास है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहाँ पर ये है। तो अगर मैं आपके पास इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करता हूं, यू विल फाइंड कि Q की जो आपके पास एक्सप्रेशन आ रहा है, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एरिया इंटू dt बाई dx। ये आपको देखने को मिलेगा। dt बाई dx का मतलब क्या हुआ? टेम्परेचर ग्रेडियंट। ध्यान रखना, ये टेम्परेचर ग्रेडियंट को रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास। टेम्परेचर ग्रेडियंट यहां पे, ठीक है ना। अब आपके पास इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहां पर एक कांस्टेंट को डिफाइन करते हैं जिसको हम बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी, जिसको आप यहां पे कहते हो थर्मल कंडक्टिविटी है आपके पास, ठीक है। तो हमने एक कांस्टेंट डिफाइन करा है आपके पास K, जिसको मैं थर्मल कंडक्टिविटी का यहां पे नाम दे रहा हूं। अच्छा, अब एक चीज सोच के बताओ पहले मुझे, आप खुद सोचो। मैंने आपको बोला कि अब अगर आप इस एलिमेंट के अंदर देखोगे तो हीट जो है वो लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही है और आपको क्या देखने को मिला? टेम्परेचर ड्रॉप देखने को मिला, ठीक है ना। तो अगर मैं आपके पास dt को डिफाइन करूं, dt का मतलब क्या हुआ? टेम्परेचर डिफरेंस, फाइनल माइनस इनिशियल टेम्परेचर। ये आपके पास होता है सिंपली अगर हम देखें तो dt का डिफरेंशियल आपका चेंज। तो आप देखोगे हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ ट्रांसफर करती है। मतलब कि आपके पास लेफ्ट साइड पे टेम्परेचर ज्यादा है, राइट साइड पे टेम्परेचर क्या है मेरे पास? कम है, ठीक है। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि जो dt बाई dx की जो वैल्यू यहां पर है वो क्या है? बेसिकली वो नेगेटिव है एक तरह से, वो एक तरह से नेगेटिव आपके पास यहां पर है। तो अगर आप नेगेटिव इसकी वैल्यू है तो Q की वैल्यू क्या आएगी आपके पास? नेगेटिव यहां पर आएगी। तो अब आपके पास हीट की वैल्यू को पॉजिटिव लिखने के लिए हम यहां पे क्या करते हैं? हम यहां पे नेगेटिव साइन का यूज करते हैं। तो ये ध्यान रखना। तो फाइनल एक्सप्रेशन आपके पास यहां पे क्या बन के आता है फोरियर लॉ का? Q इज इक्वल टू माइनस KA dt बाई dx है। Q इक्वल टू माइनस KA dt बाई dx। अब ये नेगेटिव साइन आपने क्यों कंसिडर करा है? इसलिए कंसिडर करा है ताकि आपके पास जो एक्सप्रेशन है यहाँ पर है हीट ट्रांसफर का, वो क्या है? वो आपके पास पॉजिटिव है। और आपके पास ये इनडायरेक्टली ये भी आपको रिप्रेजेंट करता है कि जो हीट का ट्रांसफर जो हो रहा है वो हाई से लो टेम्परेचर की तरफ हो रहा है, ठीक है ना। ये आप ध्यान रखोगे। तो हीट इज ट्रांसफरिंग फ्रॉम हाई टू लो टेम्परेचर, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये कुछ कंडीशंस है जो कि आपको पता होनी चाहिए यहां पर। अब इस केस में अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं, अच्छा सबसे पहले यूनिट्स की बात कर लो, फिर मैं आपको समझाता हूं थर्मल कंडक्टिविटी का यहां पर मतलब क्या हुआ। सबसे पहले तो आप यहां पे देखोगे, अगर मैं K को कैलकुलेट करता हूं, K की यूनिट फाइंड आउट करता हूं यहां पर, क्या होनी चाहिए? देखो Q आपको रिप्रेजेंट करता है कि किस रेट से हीट का ट्रांसफर हुआ, किस रेट से एनर्जी ट्रांसफर कर रही है, ठीक है ना। तो इसकी यूनिट हमारे पास होती है जूल पर सेकंड, या फिर हम इसे बोल सकते हैं वॉट। जूल पर सेकंड बोल लो, नहीं तो वॉट बोल लो, कि एक सेकंड में कितना आपके पास एनर्जी यहां पे ट्रांसफर हुई। ए रिप्रेजेंट कर रहा है एरिया को, मीटर स्क्वायर। dt आपके पास यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है टेम्परेचर डिफरेंस को, जो कि केल्विन में होगा, या फिर आपके पास डिग्री सेल्सियस में भी हो सकता है, ये ध्यान रखना। dx आपके पास रिप्रेजेंट कर रहा है लेंथ को, तो ये आपके पास होगा मीटर में, ओके। तो फाइनल यूनिट क्या बन के आती है आपके पास यहाँ पे K की जो यूनिट बन के आएगी दैट इज वॉट पर मीटर केल्विन। वॉट पर मीटर केल्विन, ये आपके पास यूनिट यहाँ पे निकल के आती है। इसकी यूनिट का ध्यान रखना। अब देखो मतलब क्या हुआ। थर्मल कंडक्टिविटी एक तरह से आपको बताती है, ये एक तरह से आपको इंडिकेट कर रही है कि बॉडी कितने कैपेबल है हीट को कंडक्ट करने के लिए, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जिस बॉडी की आपके पास थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होगी वो आपके पास बॉडी ज्यादा से ज्यादा हीट को कंडक्ट कर सकती है। जिस बॉडी की थर्मल कंडक्टिविटी कम होगी
वो बॉडी कम से कम हीट को कंडक्ट करेगी, ठीक है ना। तो अब आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है। जैसे कि एग्जांपल देके देखते हैं, मान लो अगर आपके पास दो रोड है, एक रोड है मेटल की, ये रोड है मेटल की आपके पास यहाँ पर, और एक रोड है प्लास्टिक की, लेट अस से प्लास्टिक बोलो नहीं तो वुड बोल लो, प्लास्टिक या फिर वुड, ठीक है ना। अब इस केस में अगर मैं अज्यूम करता हूं, जैसे अगर मैं दोनों के एक एंड को गर्म कर रहा हूं, यहां पे मान लो यहां का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, मैं हीट अप कर रहा हूं दोनों ही रोड को, तो क्या होगा, आप यहां पे ऑब्जर्व करोगे कि हमारे पास जो मेटल की रोड है, इसका जो इसमें हीट जो है बड़े आराम से ट्रांसफर होगी, आपके पास इजीली ट्रांसफर होगी, और आपके पास इस एंड का जो टेम्परेचर है वो काफी ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। मतलब ऐसा समझ लो, इस टेम्परेचर की जो वैल्यू है वो 80 डिग्री सेल्सियस है, लेट अस सपोज, ठीक है। लेकिन अगर हम सेम प्लास्टिक और वुड मटेरियल की बात करें तो इसमें आप ऑब्जर्व करोगे कि जो हीट है वो कंडक्ट ही नहीं हो पा रही है। यहां पर क्यों नहीं हीट कंडक्ट हो पा रही, बिकॉज आपके पास यहाँ पे रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। थर्मल कंडक्टिविटी काफी कम इसकी आपके पास है, इस वजह से हीट का ट्रांसमिशन नहीं हो पा रहा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में। तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे कि सेकंड जो पॉइंट मेरे पास है, यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, काफी कम होगा, ठीक है ना। एक तरह से आप देख सकते हो कि जितनी ज्यादा थर्मल कंडक्टिविटी हुई, टेम्परेचर का जो ड्रॉप है मेरे पास उतना ही कम आपको देखने को मिला। जितनी कम थर्मल कंडक्टिविटी है, टेम्परेचर का ड्रॉप उतना ही ज्यादा आपको देखने को मिला, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो थर्मल कंडक्टिविटी क्या रिप्रेजेंट करता है, थर्मल कंडक्टिविटी आपको बताता है किसी बॉडी की कैपेबिलिटी के बारे में बता रहा है, एबिलिटी के बारे में बता रहा है कि आपके पास कितनी हीट को कंडक्ट कर सकता है, ठीक है ना। तो ज्यादा थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा हीट आराम से इजिली फ्लो करेगी, कम थर्मल कंडक्टिविटी कम हीट आपके पास यहाँ पे फ्लो करेगी, ओके, ये आप ध्यान रखोगे। अब इस केस में अगर हम बात करें, जैसे कि हमने कुछ अजम्पशंस यहाँ पे ली थी अभी, ठीक है, तो जब ये आप अजम्पशंस डिफाइन कर रहे हो, स्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन, वन डायरेक्शनल हीट फ्लो, बॉन्डिंग सर्फेसेज आर आइसोथर्मल इन केस, ठीक है ना। तो हमारे पास यहाँ पर इन अजम्पशंस को लेके हम एक प्रॉपर वे में फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है, ये आप यहाँ पे ध्यान रखोगे। अच्छा, यहाँ पे ना एक चीज का ध्यान रखना, ये जो मैंने क्यू आपके पास यहाँ पे जो मेंशन कर रखा है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी आपके पास यहाँ पर है, तो ये हमेशा एक प्रॉपर डायरेक्शन आपके पास एक डायरेक्शन में फ्लो करेगी, और ये सरफेस के हमेशा नॉर्मल फ्लो करती है, ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, ओके। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। एसेंशियल फीचर कौन कौन से है मेरे पास फॉरियर लॉ के। सबसे पहले, इट प्रेडिक्ट्स हाउ हीट इज कंडक्टेड थ्रू अ मीडियम फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। तो ये आपको बताता है कि कैसे हीट कंडक्ट हो रही है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में थ्रू अ मीडियम, ठीक है, ये आपको प्रेडिक्शन आपके पास मिल जाती है। ये आपके पास सारे के सारे मैटर के लिए एप्लीकेबल है, ध्यान रखना, चाहे सॉलिड की बात करो, चाहे लिक्विड्स की बात करो, चाहे गैसेस की बात करो, इट डजेंट मैटर कि आप कौन सा सबस्टेंस यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है ना। इवन दो हम जो स्टडी करते हैं मेजोरिटी में वो सॉलिड के लिए करते हैं, बिकॉज आपके पास लिक्विड एंड गैसेस के अंदर रैंडमनेस होने की वजह से क्या होता है, वहाँ पे जो फिनोमिना है मोड ऑफ हीट ट्रांसफर का, वो कन्वेक्शन ओवरकम कर लेता है, वो डोमिनेट कर लेता है ओवर द कंडक्शन पार्ट। और आप ऐसा भी समझ सकते हो, लिक्विड और गैसेस की थर्मल कंडक्टिविटी काफी कम होती है एज कंपेयर टू सॉलिड्स से, तो जिसकी वजह से कंडक्शन जो है वो काफी कम होता है और आपके पास कन्वेक्शन ज्यादा होता है। नेक्स्ट, ये एक वेक्टर एक्सप्रेशन है, ध्यान रखना, जो मैंने अभी आपको बताया, क्या इंडिकेट करता है कि हीट फ्लो जो हमेशा होगा वो नॉर्मल टू एन आइसोथर्म होगा, और ये हमेशा डिक्रीजिंग टेम्परेचर के डायरेक्शन पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। इसको किसी भी आप फर्स्ट प्रिंसिपल से आप ड्राइव नहीं कर सकते, जनरलाइजेशन है आपके पास यहाँ पर है। कैसे आपको मिला, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस के थ्रू यहाँ पे मिला है, ठीक है, ये आप ध्यान रखोगे। अब आपके पास यहाँ पे हीट हेल्प्स टू डिफाइन द ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टी के, तो अब आपके पास इसकी हेल्प से आप क्या कर रहे हो, थर्मल कंडक्टिविटी को डिफाइन कर रहे हो। तो थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, बेसिकली एक तरह से थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टी है, ध्यान रखना, थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टी है, जो कि आपको बता रहा है कि कितना जो कि आपके पास बॉडी की एबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितनी हीट कंडक्ट हो सकती है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। चलो, तो ये था कुछ हमारे पास थ्योरेटिकल पार्ट। अभी अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड हमारे पास इजी टू मॉडरेट लेवल के, कि किस किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन में देखो, फर्स्ट लिखा है, व्हेन हीट इज ट्रांसफर्ड बाय मॉलिक्यूलर कोलिजन्स इट इज रेफर्ड टू एज अ हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। हियर कन्वेक्शन और रेडिएशन की तो चलो मैंने आपको बस अभी बात नहीं करी, बस मैंने आपको इतना जरूर बताया है कि कन्वेक्शन के केस में माइक्रोस्कोपिक बल्क मोशन आपको देखने को मिलता है। माइक्रोस्कोपिक जो लेवल पे जो मोशन हो रहा है या कोलिजन्स आपके पास हो रही है फ्री इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के थ्रू जो हो रहा है, लेटिस वाइब्रेशन के थ्रू जो हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कंडक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, ठीक है। बहुत सिंपल सा आपके पास क्वेश्चन यहाँ पर ही है। नेक्स्ट,
when heat is transferred from one particle of a hot body to another by actual motion of the heated particle, by actual motion of the heated particle, it is referred to as a heat transfer by conduction, convection, radiation here. अब एक चीज देखो, यहां पर आपके पास एक हॉट बॉडी और आपके हॉट बॉडी के अंदर जो हीट ट्रांसफर हो रहा है वो एक सिंगल पार्टिकल के मूवमेंट की वजह से हो रहा है, मतलब एटम्स और मॉलिक्यूलर लेवल पे आपकी मोशन की वजह से आपके पास यहाँ पे आपको देखने को मिला, ठीक है। तो मतलब कि फ्री इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की वजह से आपको देखने को मिल रहा है। तो अगेन हम क्या मार्क कर सकते हैं, कंडक्शन इज द करेक्ट आंसर है, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, हीट फ्लोज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, क्यों हीट फ्लो करती है? हीट फ्लो होने का मेजर रीजन ही आपके पास यहाँ पर है क्या, डिफरेंट टेम्परेचर। आपके पास यहाँ पे डिफरेंट हीट कंटेंट, डिफरेंट स्पेसिफिक हीट, डिफरेंट एटॉमिक स्ट्रक्चर से मैटर नहीं करता, टेम्परेचर डिफरेंस का होना बहुत जरूरी है हीट ट्रांसफर के लिए। नेक्स्ट पार्ट, द अमाउंट ऑफ हीट फ्लो थ्रू अ बॉडी बाय कंडक्शन इज directly proportional to the surface area of the body, dependent upon the material of the body, directly proportional to the temperature difference, all of the above. Amount of heat flow मतलब कि heat conduction heat transfer, जिसको हमने अभी डिफाइन करा था कि it is directly proportional to area here, it is directly proportional to temperature gradient here, ओके। और आपने फाइनल एक्सप्रेशन देखा था Q is equal to minus K A dt by dx here। तो यहां पे आप ऑब्जर्व करोगे कि जो अमाउंट ऑफ हीट फ्लो है वो किस किस पे डिपेंड कर रहा है, वो सबसे पहले तो सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हीट ट्रांसफर के परपेंडिकुलर जो एरिया है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहां पर है, ठीक है, ये ध्यान रखना। डिपेंडेंट अपॉन द मटेरियल ऑफ द बॉडी, यस, बिकॉज थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो क्या है, एक थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है, ध्यान रखना, जो कि आपके पास थर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताती है बॉडी के, तो ये आपके पास बॉडी मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड यहाँ पे करता है। नेक्स्ट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस, ये भी बिल्कुल सही आपके पास यहाँ पर है, तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, ऑल ऑफ दी अबव यहाँ पे मेरे पास, ओके, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट पार्ट, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ अ मटेरियल मे बी डिफाइंड एज क्वांटिटी ऑफ हीट फ्लोइंग इन 1 सेकेंड through 1 cubic meter of material when opposite faces are maintained at a temperature difference of 1 degree Celsius here. First definition, quantity of heat flowing in 1 second through 1 square meter of the area and of 1 thickness of material when opposite faces are maintained at a temperature difference of 1 degree Celsius here. इसका आंसर अब यहाँ पे क्या हो सकता है? देखो, इंजीनियरिंग में एक चीज होती है कि अगर आपके पास कुछ आप जो प्रॉपर्टीज पढ़ते हो, अगर आपको नहीं समझ आ रहा ना, प्रॉपर्टी का फिजिकल मतलब आपको पता है, आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, ठीक है, आप उसे क्वांटिफाई नहीं कर पाए, तो क्या करोगे आप, क्या करो उस केस में, आप मैथमेटिकल फॉर्मूला के थ्रू जाओ, ठीक है। जैसे अगर हमें देखूँ आपके पास, मैंने आपको बताया कि थर्मल कंडक्टिविटी एक एबिलिटी है बेसिकली, जो कि बता रहा है कि कितनी हीट बॉडी हीट को कंडक्ट कर सकता है। तो ज़्यादा थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा हीट कंडक्ट होगी, कम थर्मल कंडक्टिविटी कम हीट कंडक्ट होगी, ठीक है ना। अब सेकेंड वे देखो, थर्मल कंडक्टिविटी का कंसेप्ट आया कहां से, वो आया था आपके पास फॉरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन से, ये आपको देखने को मिला, ठीक है। अब अगर मैं आपके पास यहां से थर्मल कंडक्टिविटी को डिफाइन करूं, K इज इक्वल टू Q A dt बाई dx है, ये आपके पास यहां पर आया। आप पढ़ते हैं स्टेटमेंट नंबर बी को पढ़ते हैं, क्वांटिटी ऑफ हीट फ्लोइंग इन 1 सेकेंड मतलब कि वॉट में आपके पास, थ्रू 1 स्क्वायर मीटर ऑफ द एरिया, मतलब कि एरिया की जो वैल्यू दे रखी है वो 1 मीटर स्क्वायर के इक्वल आपके पास यहाँ पे गिवन है, एंड 1 मीटर थिकनेस ऑफ द मटेरियल। तो dx की वैल्यू क्या दे रखी है आपके पास यहाँ पे 1 मीटर, और आपके पास यहाँ पे अपोजिट फेसेस आर मेंटेन एट अ टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो टेम्परेचर डिफरेंस है दो सरफेसेस के बीच का वो कितना है, 1 डिग्री सेल्सियस है। तो अब खुद सोचो, अगर मेरे पास एरिया की वैल्यू 1 होती है, dt बाई dx 1 के इक्वल आपके पास यहाँ पर है, तो k किसके इक्वल आएगा, k आएगा मेरे पास यहाँ पर q के इक्वल। तो क्या मैं कह सकता हूँ k कुछ नहीं है, k एक तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ हीट फ्लोइंग इन 1 सेकेंड थ्रू 1 स्क्वायर मीटर ऑफ एरिया एंड 1 मीटर थिकनेस ऑफ द मटेरियल व्हेन अपोजिट फेसेस आर मेंटेन्ड बाय 1 डिग्री सेल्सियस हियर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए, क्वांटिटी ऑफ हीट फ्लोइंग इन 1 सेकेंड अगेन through 1 cubic meter of material when opposite faces are maintained at a temperature difference of 1 degree Celsius। ये भी सही है, क्यों, क्योंकि अगर आप देखोगे 1 स्क्वायर मीटर अगर आपके पास एरिया है, 1 मीटर थिकनेस है, तो भी बॉडी का वॉल्यूम कितना होगा, 1 क्यूबिक मीटर ही आपके पास यहाँ पे रहने वाला है।
ओके, तो कंफ्यूज मत होना, दोनों की दोनों डेफिनेशन सही है, आपके पास ऑप्शन नंबर सी जो होगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर हियर। ओके, नेक्स्ट पार्ट, यूनिट ऑफ द थर्मल कंडक्टिविटी हम ऑलरेडी देख चुके हैं। यूनिट क्या थी आपके पास यहाँ पे, यूनिट थी वॉट पर मीटर केल्विन, या फिर आप डिफाइन कर सकते हो वॉट पर मीटर डिग्री सेल्सियस यहाँ पे। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर हियर। ओके ना, नेक्स्ट पार्ट, मेटल्स आर गुड कंडक्टर। मेटल को क्यों गुड कंडक्टर हम कंसिडर करते हैं? बिकॉज ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, देयर एटम्स आर रिलेटिवली फार अपार्ट, देयर एटम्स कोलाइड फ्रिक्वेंटली, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट हियर। देखो अगर हम बात करें सॉलिड बॉडी में, जनरली सॉलिड में मेटल्स आप स्टडी करते हो, नॉन मेटल्स आप स्टडी करते हो, और मेटल्स जो हमारे पास रहते हैं वो ज़्यादा आपके पास यहाँ पे उनकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है यहाँ पे एज कंपेयर टू अगर हम बात करें नॉन मेटल्स की। क्यों? बिकॉज आपके पास मेटल्स के अंदर अबंडेंट अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो जैसे ही अगर आपके पास हम यहाँ पे हीट सप्लाई करें तो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से आपके पास यहाँ पे क्या होगा, कंडक्शन आपको देखने को मिलती है। तो आप यहाँ पे कह सकते हो मेटल्स आर गोल्ड कंडक्टर बिकॉज ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हियर। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, for a given heat flow and for the same thickness, the temperature drop across the material will be maximum for copper, steel, glass wool and refractory brick। आपके पास यहाँ पे अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा चल गया ट्रिकी पार्ट में, मॉडरेट टू हाई लेवल पे हल्का सा। क्या बोल रहा है, अगर आपके पास एक हीट फ्लो हो रहा है यहाँ पे और आपके पास थिकनेस भी सेम है, तो टेम्परेचर ड्रॉप किस केस में होगा? याद करो, अभी हमने बात करी थी दो रोड की, एक मेटल और एक प्लास्टिक की। मैंने आपको क्या बोला था, जिस बॉडी की थर्मल कनेक्टिविटी ज़्यादा होगी वहाँ पे टेम्परेचर ड्रॉप आपको कम देखने को मिलेगा, जिस बॉडी की थर्मल कनेक्टिविटी कम होगी वहाँ पे टेम्परेचर ड्रॉप ज़्यादा देखने को मिला था। यही हमने बात करी थी। ठीक है, यहाँ पे क्या है, आपके पास एक सरफेस है, एक बॉडी है, बॉडी का यहाँ पे टेम्परेचर T1 है, बॉडी का यहाँ पे टेम्परेचर मेरे पास क्या है, T2 है। टेम्परेचर डिफरेंस होने की वजह से क्या हो रहा है, हीट का ट्रांसफर आपके पास यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, हीट ट्रांसफर को कैसे निकाल सकते हो, Q इज इक्वल टू माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स, ऐसे आप यहां पे निकालते हो। तो यहां पर आप देख सकते हो कि हीट फ्लो की जो वैल्यू है वो सेम है। अगर ये जो प्लेट मेरे पास है डिफरेंट मटेरियल की बनी होती है तो भी इसकी थिकनेस जो है वो भी सेम है, डिफरेंट चाहे मटेरियल की हो फिर भी। ठीक है ना, तो आप यहां पे देखोगे आपके पास जो प्रोडक्ट है Q की वैल्यू कांस्टेंट, एरिया कांस्टेंट, थिकनेस कांस्टेंट, तो हम कह सकते हैं कि जो प्रोडक्ट ऑफ K और dt जो मेरे पास है वो क्या हो रहना चाहिए, यहाँ पे वो कांस्टेंट रहना चाहिए। तो क्या मैं कह सकता हूं जिसमें थर्मल कंडक्टिविटी आपके पास ज्यादा होगी टेम्परेचर ग्रेडियंट उसमें कम होगा, टेम्परेचर डिफरेंस टेम्परेचर ड्रॉप उसमें कम होगा। जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी कम होगी वहां पे टेम्परेचर ड्रॉप क्या होगा, मेरे पास ज्यादा होगा। ठीक है, तो इस केस में अगर हम यहां पे देखें, आपसे पूछा क्या था, टेम्परेचर ड्रॉप विल बी मैक्सिमम। तो सिंप्लीफिकेशन के लिए अगर हम देखा जाए तो आप यहां पे देखोगे ग्लास वूल जो है, ग्लास वूल की थर्मल कंडक्टिविटी सबसे कम है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर ड्रॉप क्या होगा, मैक्सिमम आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, ये ध्यान रखना। अच्छा, सेकेंड चीज, आपके पास इस क्वेश्चन के अंदर थर्मल कंडक्टिविटी आपको गिवन थी। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन हाई लेवल पे अगर आपको फ्रेम करना है तो उसमें वो क्वेश्चन में थर्मल कंडक्टिविटी मिसिंग करते हैं, प्रोवाइड नहीं करते। ठीक है ना, तो आपको कुछ जनरल मटेरियल्स की थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू पता होनी चाहिए, जैसे कि आपके पास स्टील की क्या होती है, कॉपर की क्या होती है, आपके पास सिल्वर की क्या होती है, डायमंड की क्या होती है। जैसे मैं आपको लिखवा देता हूं यहाँ पे, जैसे आप देखोगे आपके पास यहाँ पे अगर हम बात करें सिल्वर की जो आपके पास होती है वो 410 के आसपास होती है। अगर हम बात करें कॉपर की आपके पास 385 के आसपास यहाँ पे होगी। अगर बात करें एल्यूमिनियम की तो वो आपके पास होगी 210 के आसपास। अगर हम बात करें स्टील में आपको देखने को मिलती है 7245 आपके पास। बात करोगे डायमंड की तो इसकी आपके पास 2300 के आसपास आपको देखने को मिलती है। ओके, सिर्फ एक डायमंड एक ऐसा नॉन मेटल है जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू मेटल। क्यों होती है बाद में डिस्कस इसे हम करेंगे। ओके ना, इसका ध्यान रखना। बट ये कुछ वैल्यूज आपको याद रहनी चाहिए एज इट इज। और यहाँ पे जो मैंने हर एक मटेरियल मेंशन कर रखा है, ग्लास वूल, रिफ्रैक्टरी ब्रिक, इनकी भी आपको याद रहनी चाहिए यहाँ पर। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ट्रांसिएंट हीट कंडक्शन मीन्स का मतलब यहाँ पे क्या हो, वेरी लिटिल हीट ट्रांसफर फॉर अ शॉर्टर टाइम, हीट ट्रांसफर विद अ स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस, कंडक्शन व्हेन टेम्परेचर वेरीज विद टाइम हियर। अब देखो, अभी तो हमने ट्रांसिएंट की बात वर्ड को हमने पढ़ा ही नहीं पूरे के पूरे लेक्चर में भी, हमने सिर्फ बात करी थी स्टेडी स्टेट की। स्टेडी स्टेट में मैंने आपको क्या बताया था कि जो हीट ट्रांसफर हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो कांस्टेंट हो रहा है, ठीक है ना। आपके पास जितने अमाउंट ऑफ हीट एंटर करेगी उतनी अमाउंट ऑफ हीट क्या होगी, रिजेक्ट होगी, यही हमने बात करी। जब हम बात करते हैं वेरिएबल हीट ट्रांसफर की, कि टेम्परेचर जो है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, हीट ट्रांसफर टाइम के साथ वेरी कर रहा है, तो वो आप उसको हम बोलते हैं अनस्टेडी स्टेट, या जिसको हम बोलते हैं ट्रांसिएंट हीट कंडक्शन का केस, ठीक है ना। तो ये सेपरेट एक पोर्शन है जिसको हम स्टडी करने वाले हैं, तो बस ध्यान रखना, ट्रांसिएंट का मतलब अनस्टेडी होता है जिसमें वेरिएशन आपको जो देखने को मिलता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम देखने को मिलता है यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ द हीट फ्लो Q1 and by Q2 from two walls of the same thickness having their thermal conductivity as K1 equal to 2K2 will be। अब देखो ये क्वेश्चन आ गया आपके पास हार्ड लेवल का थोड़ा सा, जो आपके पास फ्रेम हो सकता है आपके एग्जाम के परस्पेक्टिव से, और कुछ नहीं। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है आपके पास, सिंपल है आपके पास बिल्कुल। क्या बोला हुआ है आपके पास यहाँ पे दो वॉल दे रखी है, टू वॉल्स आपके पास यहाँ पर है। मान लो एक वॉल है मेरे पास ये, एक वॉल दे रखी है आपके पास यहाँ पर ये, दोनों ही वॉल की जो थिकनेस दे रखी है वो डिफरेंट है। मान लो इसकी थिकनेस L1 है, सॉरी दोनों की थिकनेस सेम है, दोनों की थिकनेस सेम है, L1 आपके पास यहाँ पे, ठीक है ना। अब आपके पास यहाँ पर हमें पता है कि जो हीट ट्रांसफर हो रहा है वो Q1 हो रहा है और यहाँ पे हीट ट्रांसफर Q2 हो रहा है। दोनों की थर्मल कंडक्टिविटी आपके पास डिफरेंट है, K1 K2, और टेम्परेचर ड्रॉप जो मेरे पास हो रहा है वो सेम हो रहा है। अगर क्वेश्चन में टेम्परेचर से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है ऐसे क्वेश्चन में, तो आप बाय डिफॉल्ट अज्यूम करते हो कि जो टेम्परेचर्स की जो वैल्यू है दोनों ही केसेस में वो क्या है मेरे पास, वो सेम है, ठीक है, ये ध्यान रखना, वो सेम आपके पास यहाँ पर है। अब करते हैं सॉल्व इसे। सबसे पहले तो आपके पास यहाँ पे अगर आप देखोगे Q इज इक्वल टू, Q का फॉर्मूला क्या हमने देखा था, Q इक्वल टू -KA dt बाई dx। ऐसे आप क्वांटिफाई करते हो हीट ट्रांसफर को, है ना, ऐसे हम क्वांटिफाई करते हैं इस केस में। तो अब इस केस में अगर हम यहां पे बात करें, आप देखोगे dx और एरिया दोनों ही केसेस में सेम मेरे पास है, टेम्परेचर डिफरेंस दोनों ही केसेस में मेरे पास सेम है यहां पर, ठीक है ना। तो क्या मैं कह सकता हूं Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होगी हीट ट्रांसफर उसमें ज्यादा होगा आपके पास यहाँ पे। तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि अगर मैं आपके पास रेशो निकालता हूँ Q1 बाई Q2 का, तो ये किसके इक्वल आना चाहिए, ये आपके पास K1 बाई K2 के इक्वल आना चाहिए, यस और नो, काम खत्म। और आपके पास K1 बाई K2 का रेशो क्या दे रखा है, K1 बाई K2 का जो रेशो दे रखा है वो 2 के इक्वल दे रखा है, आप देख सकते हो यहाँ पर। तो आपके पास Q1 बाई Q2 क्या आया मेरे पास, ये आया ऑप्शन नंबर C 2। ओके, तो ये था आपके पास यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन हमारे पास। तो आप आपने देखा यहाँ पे जो हीट ट्रांसफर में हमने जो भी कंडक्शन पार्ट पढ़ा, कितना सिंपल सा केस था आपके पास। जस्ट आपको थोड़ा सा मैथमेटिकल नॉलेज आपके पास यहाँ पे होनी चाहिए। अब ये मत सोचना आपके पास फॉर्मूलाज को हमें ड्राइव करना है, यस हाँ एक केस हम जरूर करेंगे डेरिवेशन वाला, दैट इज ऑफ कंडक्शन प्लेन वॉल्व हियर, ठीक है। बाकी केसेस हम यहाँ पे स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिकल एनालॉजी के साथ। एक बार आपके पास यहाँ पर हम फाइनल फॉर्मूला जब देख लेंगे तो हम इसको इलेक्ट्रिकल एनालॉजी से रिलेट करेंगे, फिर सारा का सारा जो कंसेप्ट है वो उसके थ्रू आपके पास यहाँ पे चलेगा, ठीक है ना। सो ये कुछ था क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे रिलेटेड टू द कंडक्शन पार्ट, जो हमने यहाँ पे कवर अप करा है। बाकी आपके पास यहाँ पे हम जो देखने वाले हैं वो आपके पास अब क्लासेस में हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी रिमेनिंग आपके पास यहाँ पे रिमेनिंग लेक्चर्स में करेंगे कवर अप।